पार्किंसन डिजीज और आयुर्वेद, इस पर मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ, जो आप लोगों को शायद यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, क्योंकि आजकल कंपवात पार्किंसोनिज्म के बहुत पेशेंट बढ़ रहे हैं। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि आयुर्वेद कैसा देखता है। तो आयुर्वेद में हम लोगों ने तो देखा है कि सारे वात विकार, जो मज्जा धातु का जब वायु चला जाता है तो मज्जागत वात के सारे लक्षण होते हैं, तो उसमें ये सारे सिम्टम्स मैच होते हैं वैसे ही। उसी तरह से ऐसा बताया जाता है कि यह पित्त धरा कला सही मज्जा धरा कला, जो पित्त धरा कला ही है वही मज्जा धरा कला है। ये आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, शोषु संहिता में लिखा हुआ है। तो पित्त धरा कला को भी ठीक करने का हमें चिकित्सा करना चाहिए। और ऐसे पार्किंसन डिजीज अगर हम लोग देखेंगे मॉडर्न पैथोलॉजी, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेटिव डिजीज है। प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे बढ़ने वाली, और ब्रेन में ऐसी पैथोलॉजी हो जाती है कि ये डिजनरेशन करती है, मतलब बुढ़ापा ला देती है। तो आयुर्वेद जो है, जब हम लोग अष्ट अंग देखते हैं तो काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्टा जरा वृषान, जर व्याधि के अंतर्गत यह आता है। तो उसमें हम लोग रसायन चिकित्सा करते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। पार्किंसन के जो मैंने पेशेंट देखे हैं उनमें मैंने हमेशा ये देखा है कि उनको कंपवात होता है। वो चलते फिरते, कभी उनका सिर घूम रहा होता है, मतलब कंपन हो रहा होता है, हाथ पैर ये सब कांपते रहते हैं। ऐसा पेशेंट हमको दिखने को आता है। तो उसी के आधार पर, और बहुत सारे मैंने पेशेंट ऐसे भी देखे हैं पार्किंसन डिजीज के कि वो लोग अपने 20 साल पहले के जो अवस्था था उसमें चले गए। पार्किंसन डिजीज में मतलब स्मृति अपगम होता है, मतलब उनका जो स्मृति प्रेजेंट में वो नहीं रहते, पास्ट में चले जाते हैं, और उनको क्या करना है क्या नहीं करना वो समझ ही नहीं आता। और एलोपैथी में तो इसका इलाज ही नहीं है। वो डोपामाइन के जो भी ड्रग्स है, मिथाइल डोपा लेवेडोपा, ऐसे ही कंटिन्यू देते हैं, लेकिन वो भी सप्रेस करता है, लेकिन उसका इलाज नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से हम देखेंगे तो हमें मज्जा धातु को बल देना है, और कुछ ऐसी दवाइयां देनी है जो ये जो संप्राप्ति है उसको ये भंग कर दे। इसका जब हेतु हम लोग देखते हैं, तो हेतु देखने में हमें ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस लिया किसी ने, बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत ज़्यादा वायु काम शोक भयाद वायु ऐसे जो बताए, बहुत ज़्यादा काम इच्छा किया, क्रोध किया, जो भी है ना, काम शोक भयाद वायु, ये जो है शोक में बहुत ज़्यादा रहे, डिप्रेशन में रहे बहुत ज़्यादा, तो वायु का प्रकोप होता है, और वही जाके मज्जा धातु में शयात्मक संप्राप्ति करने लगता है। कभी कभी शयात्मक संप्राप्ति होती है, कभी कभी आवृतत्व करके फिर ये पार्किंसन डिजीज कर देता है। तो अगर हम लोग इसको कंपवात देखते हैं, तो कंपवात में ऐसा बताया गया है कि श्लोक में पहले हम लोग देखते हैं कंपवात को। भैषज रत्नावली में कुछ कुछ ये बताया गया कि कंपवत जब भैषज रत्नावली लिखा गया तब भी ऐसे पेशेंट आ रहे थे। तो इसकी चिकित्सा क्या बताया है कि रोगिणस्तु यथा चित्तम प्रसन्नम अवतिष्ठते सर्वथा तद्विघातव्यम तद्विमुख्यम चिकित्सितम। मतलब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि जिस प्रकार हो सके पार्किंसन के पेशेंट के लिए रोगी को मन को प्रसन्न करने वाली चिकित्सा करना चाहिए, मतलब उनको खुश रखना चाहिए, क्योंकि सौमनस्य जन्म, सौमनस्य जो है खुश रहना, यह बहुत सारे व्याधियों को दूर कर देता है। और ऐसा बताया गया है कि विषादो रोग वर्धनानम श्रेष्ठ, विषाद होना मतलब दुखी होना, यह बहुत सारे रोगों का हेतु होता है और उस रोगों को बढ़ा देता है। इसलिए यहाँ पर पेशेंट को हमें खुश रखना है, हंसाते रहना है, खुश रखना है, तो पार्किंसन से निकलने में बहुत आसानी हो जाती है। उसी तरह से कभी कभी क्या होता है कि ऐसे पार्किंसन डिजीज में होता है कि पेशेंट जो रहता है उसको कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। और इसका कारण बताया ग्रंथों में कि मैं जो भी बता रहा हूँ ना, ये अपने आदरणीय गुरुजी समीर जमदग्नि सर के नोट से बता रहा हूँ। मेरे पास जो नोट्स है वो मराठी में है, मैं आप लोगों को हिंदी में बता रहा हूँ। तो इसमें ऐसा बताया गया है कि चिंता करने से, चिंता तथ्य चिंतन रस धातु की दृष्टि होती है, तो चिंता बहुत ज्यादा करने से ये कंपवात या पार्किंसन डिजीज हो जाता है। उसी तरह से आप लोग देखिएगा जो मैं बता रहा हूँ वो आप लोग एनालिसिस करेगा, आपको यही सारे हेतु मिलेंगे। फिर धातुओं की क्षीणता, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, ये जो धातु परिपोषण क्रम है यह अगर अच्छे से नहीं हो रहा है तो अनुलोम क्षय होने लगता है, या फिर प्रतिलोम होने लगता है। उसके बाद है एंजाइटी, जिनको बहुत ज्यादा भय है वो पार्किंसन डिजीज में जाते हैं, क्योंकि काम शोक याद वायु, जितना भय रहेगा, एंजाइटी रहेगा, व्याकुलता रहेगा, उतना ये पार्किंसन डिजीज बढ़ जाता है। मैंने एक पेशेंट ऐसे ही देखे थे, जो विदर्भा में थी, एक आंटी थी। जब यहाँ महाराष्ट्र में 2005 में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का आंदोलन हुआ था,
उसमें राज ठाकरे जी ने कहा था कि सारे यूपी बिहार के लोग भाग जाइए यहाँ से, मतलब महाराष्ट्र में नहीं रहना है, जो पर प्रांतीय हैं वो लोग चले जाएं। तो एक आंटी की बेटी थी, वो मेरी सीनियर थी, वो अमेरिका में थी, तो उन्होंने मुझे एयर टिकट दिया था विदर्भा में, नागपुर में जाने का। नागपुर के पास ही वो उनका घर था। तो उन्होंने मुझे सब अरेंज कराया। तो मैंने वो आंटी को देखा तो पार्किंसन डिजीज हो गया था। तो मैंने उनका हेतु निकाला। हेतु में यही बताया उन्होंने कि अभी राज ठाकरे का आंदोलन चल रहा है, तो हमें डर है कि हमारा इतना जिंदगी भर का जो पूंजी है, मतलब मेहनत से बनाया हुआ घर बंगला जो भी है, वह सब छोड़ के हमें यूपी बिहार भागना पड़ेगा। तो यह जो है ना भय, भय की वजह से भी पार्किंसन डिजीज होता है। और यह प्रैक्टिकली देखने में आता है, जो ग्रंथों में लिखा है वह प्रैक्टिकली दिखने में आता है। अब भय जो है वो किसी भी कारण से हो सकता है, या तो जान से मारने का कोई दिखा रहा है, या फिर पैसे का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, किसी ना किसी तरह से भय जब होता है तो ये पार्किंसन डिजीज बढ़ने का चांसेस बढ़ जाता है। इसी पे विश्वास करिए, तो आपको ना हर प्रॉब्लम से, संकट से निकल जाएंगे। अब लोग इन सबको ना मान के और फिर बहुत ज्यादा डर रहते हैं, डरते रहते हैं, और अवर सत्व रहता है, मानसिक निर्बलता जितनी रहती है उतना ही पार्किंसन डिजीज कम बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और कभी कभी बीज दोष में भी यह रहता है कि माता पिता अगर डरपोक हैं तो उनके बच्चे भी डरपोक रहेंगे। इसलिए आप लोग देखेंगे कि शिवाजी महाराज जैसे जब राजा हुए, तो उनकी माताएं जो थी वह लोग कितने, मतलब इतनी शतरानी थी, इतनी स्ट्रांग रहती थी। वो लोग ऐसे युद्ध की बातें करती थी, अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार देती थी, खुद भी स्ट्रांग रहती थी और बच्चों को भी संस्कार देती थी कि आपको युद्ध में जाना है, कभी भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। तो अगर बीज दोष में रहे कि डरपोक अगर माता पिता हैं, वो खानदानी डरपोक है, तो उनका बीज दोष से वो जो संतान होगी वो भी डरपोक होगी, और उनको पार्किंसन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसा ग्रंथों में बताते हैं। इसी तरह से अब इसमें क्या क्या पूर्व रूप देखे जाते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। तो जब पार्किंसन या कंपवात होता है तो गर्दन जो रहता है उसमें स्तंभ आने लगता है, उसी तरह से सर दर्द होने लगता है, और चित्त अस्थिर होता है, व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतना समझ आने लगता है। फिर स्पर्श ज्ञान नहीं होने लगता है, जो मोटर गैंग्लियन वगैरह जो फंक्शन है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वह गड़बड़ा जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है, सिंपैथेटिक भी गड़बड़ा जाता है, पूरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाता है। और इसका जो है वायु बढ़ बढ़ के सभी जगह से बढ़ के ब्रेन में पैथोलॉजी होती है, ऐसा संप्राप्ति होता है। तो स्पर्श ज्ञान ना होना, निश्चेष्टता होना, फिर मांसपेशियों में कठोरता होना बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। फिर इंसान के पेशेंट आए तो कभी कभी वो जब बेहोश वगैरह रहे तब तो हम लोग मूर्छा की चिकित्सा करेंगे। लेकिन नॉर्मली हम लोग को क्या करना चाहिए, तो इस पे ग्रंथ बताए, ग्रंथों में क्या बताया वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसा बताया कि शीताम्बुजे का शिरसी भाले चंदन लेपनम तथा मा मे पेशी पह पानम देहम मृदु विरेचनम। जब वेगावस्था है, ये बहुत ज्यादा उसको बेहोशी हो रही है, आक्षेप वगैरह हो रहा है, या मूर्छा हो रही है, तो शीतल जल का परिषेक करना है, मस्तक पर चंदन का लेप लगाना है, जिससे माइंड जो है वो शांत हो जाए। जितना चंदन का लेप लगाते हैं ना, माइंड को रिलैक्स होता है, सूदिंग फीलिंग होता है, प्लीजेंट फीलिंग होता है। और पीने के लिए भेड़ जो रहती है, शिप का मिल्क, भेड़ का दूध अगर देंगे तो बहुत ज्यादा कम पवात में या पार्किंसन में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मृदु विरेचन देना चाहिए। तो मृदु विरेचन के लिए क्या बताया है आयुर्वेद में, तो मनुका दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए, गंधर्व हरित की दे दीजिए, या फिर त्रिवित मस्तिष्क रोगाधिकार भैंसज रत्नावली में देखेंगे तो त्रिवित्तादि मोदक बताया है, त्रिवित का काढ़ा बताया, या त्रिवित लेहम बताया है, वह अगर दे देंगे तो मृदु विरेचन होगा, प्राण वायु जो है वह बैलेंस हो जाएगा। अब पार्किंसन डिजीज में यही रहता है कि कंपवात जो हो रहा है इसमें प्राण वायु की दृष्टि रहती है, और प्राण वायु और व्यान वायु
इनकी बहुत ज्यादा दृष्टि रहती है। तो हमें ना वायु को अनुलोमित करने के लिए मृदु विरेचन का चिकित्सा करना चाहिए। इसके बाद में कुछ योग बता रहे हैं, फिर मैं पंचकर्म बताऊंगा। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि हिंगवाद चूर्ण ऐसा बताया। तो हिंगवादी चूर्ण में क्या बताया, तो हिंगु शिरम च कर्पूरम देवदारु निशा तथा धारवे मधुक मेकांगिम त्रिफला मधुकम तथा संचूर्ण एकत्र पैसा पिपेशितांबुना अथवा अन्य दारू हल्दी महुए का जो फूल रहता है, जो मधुक का पुष्प रहता है, वह लेना है। फिर जटामांसी लेना है। फिर त्रिफला लेना है। फिर यष्टि मधु लेना है। ये सारे द्रव्य जो है वो मेद्य भी है, संज्ञा स्थापन भी करते हैं, और ये वायु का अनुलोमन भी करते हैं। हींग भी हो गया, संज्ञा स्थापन में है। उशिर जो है वो पित्त का शमन करता है। कर्पूर है वह उत्तेजना देता है, संज्ञा स्थापन करता है। देवदार है वायु का शमन करता है, और सुगंधित द्रव्य तो मन पे काम करता है। हल्दी दारू हल्दी जो है वो वहां की जटामांसी है वह मेद्य है। त्रिफला जो है वह रसायन है। फिर यष्टि मधु मेद्य बताए। इन सबको एकत्र मिलाकर और फिर दूध के साथ या ठंडे पानी के साथ देना है, 6 माशा की मात्रा में। या तो 5 से 6 ग्राम या 10 ग्राम, जितना अग्नि है उस हिसाब से देने से बहुत अच्छा यह कंपवात जो है पार्किंसन डिजीज में फायदा होता है। इसी तरह इसी तरह से बता रहे हैं कि वातामयम हरम यस्वात् यद्वा मूर्छा हरम भवेत तद्द विविचम योक्तव्यम यथा दोषानुपानकम। मतलब जो जो अन्न और पान जो मूर्छा में बताए हैं, जो मस्तिष्क अनकॉन्शियसनेस होने पे बताए हैं, वही को विधि पूर्वक अगर प्रयोग किया जाए तो यह पार्किंसन डिजीज में बहुत अच्छा फायदा करते हैं। फिर पथ्य पथ्य बता रहे हैं कि उन्मादे च अपस्मारे मूर्छायां मत जे गदे यत् पथ्यम यदत् पथ्यम वा तदत्रापि सम्मतम। मतलब उन्माद है, अपस्मार है, मूर्छा व्याधि है, वात व्याधि, इनमें जो पथ्य बताए हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उन्माद में बताया है कि हमें मलिन आहार नहीं खाना है, विरुद्ध अन्न नहीं खाना है, अध्यशन नहीं करना है, अजीर्णाशन नहीं करना है, वेगों को धारण नहीं करना है, मन को प्रसन्न रखना है, दैव व्यापाश्रय चिकित्सा मतलब पूजा पाठ वगैरह करना है, प्रेयर्स करने हैं। ये जो पथ्य बताए हैं उन्माद में अपस्मार में, वह सब यहाँ पर बताए। उसी तरह से वात व्याधि के लिए वातवर्धक जो बताते हैं कि अध्व गमन न करें, बहुत ज्यादा संक्रमण न करें, वेगों को धारण न करें, शुक्र का क्षय न करें, रात्रि जागरण न करें, दिवा स्वप न करें, और फिर वात शामक द्रव्यों का प्रयोग करें। सेम वही चीज यहाँ कंपवत, क्योंकि बृहणम रेचनम चैव कोष्ठाग्नि बलवर्धनम भेषजम पानम अन्नम च प्रयोजम तांडवे गदे। कंपनी ने बनाया झंडोपा करके, उसमें कपी कच्चू का बीज है, उसका प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे शतावरी कल बनाते हैं उसी तरह से ये कपी कच्चू के बीज को पूरी तरह से ये जैसे शतावरी कल बनाते हैं ना, उसी तरह से ये झंडोपा बनाया गया। वो एक एक चम्मच ग्रैन्यूल्स फॉर्म में आता है, वो एक एक चम्मच दूध के साथ देने से पार्किंसन में फायदा होता है। वह क्यों फायदा होता है, क्योंकि वो शुक्र वृद्धि करता है, और मधुर मधुर शीत होता है, मधुर रस मधुर विपाक और शीत वीर्यात्मक, और उसमें नेचुरल डोपामाइन रहता है, वह लेने से ठीक होता है। लेकिन यह आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद जो है वह पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच करता है। एलोपैथी की तरह लेवेडोपा या मेथाइल डोपा देकर और शांत रखना है, वैसा आयुर्वेद नहीं करता है। इसीलिए बताया है कि कंपवात या पार्किंसन का जब प्रॉब्लम होता है तो इसमें बृहण चिकित्सा करना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, मज्जा क्षय होता है, वायु का प्रकोप होता है, धातुओं का क्षय होता है, किसी न किसी कारण से हुआ है, तो यहाँ पर बृहण करना चाहिए। तो बृहण के लिए बहुत सारे द्रव्य बताए हैं। सिंपल सिंपल पहले आहार्य बताता हूँ और उसके बाद में मेडिसिन बताता हूँ। आहार्य में दूध और रोटी,
अगर खाएंगे गेहूं की रोटी और दूध खाएंगे तो उससे बृहण होता है। इस सेवई का सेवन करें। अब बस ये है कि शुगर ना रहे, पेशेंट को डायबिटीज का प्रॉब्लम ना रहे, तो खीर दें, सेवई दें, मासरस का प्रयोग कराएं, युष कल्पना दें, और बृहण करने वाले आहार विहार दें। जैसे उसको हिली स्टेशन में लेके गए, या फिर जहाँ पर बगीचे हैं, बहुत ज़्यादा शांत वातावरण है, किसी गुरु जी का आश्रम है, आध्यात्मिक शांति जहाँ मिलती है, या विपासना किया गया, मतलब ऐसे जगह पे ले जाना है जहाँ पे माइंड जो है और शरीर उसका बृहण हो। यह सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा बताइए। उसके बाद में विरेचन देना है। तो मृदु विरेचन के लिए इसमें मृदु विरेचन या नॉर्मल विरेचन देना है तो आप त्रिवित लेहम दे सकते हैं, सोनामुखी का चूर्ण दे सकते हैं। फिर इससे क्या होगा कि दोष जो है वो निकलते जाएंगे, प्राणवायु की जो गति है वो प्राकृत अवस्था में आ जाएगी। फिर उसके बाद में कोष्ठ की अग्नि को प्राकृत करने का प्रयास करना है, मतलब दीपन और पाचन द्रव्य देने हैं। पेय पदार्थ भी वैसे ही देने हैं, अन्न भी लघु और संतर्पक कारक आहार देना है, जिससे शयात्मक संप्राप्ति ठीक हो और बृहण हो, बल प्राप्त हो। यह हम बताया है। अब इसमें ऐसा बता रहे हैं कि यह जब हो रहा है तो अत्यंत भय की वजह से पार्किंसन डिजीज हो रहा है, अति क्रोध करने की वजह से पित्त का प्रकोप होता है। ये सारा मानसिक कारण इसमें ज्यादा होता है। कम पवात जो रहता है मानसिक कारण ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा खुश होना इसे भी हो जाता है। फिर निर्बलता होना, क्षीणता बहुत ज्यादा होना, रात्रि जागरण होना, कॉन्स्टिपेशन, मलबद्धता, यह भी पार्किंसन का एक हेतु पाया जाता है। पेशेंट को 20-20 साल तक कॉन्स्टिपेशन रहता है और लैक्सेटिव वो लोग लेते रहते हैं। कोष्ठ इतना ज्यादा हार्ड हो जाता है और वो चूर्ण ले रहे होते हैं, और कोई भी चूर्ण लेते हैं, पेट सफा ले लिया या फिर कायम चूर्ण ले लिया, कोई भी चूर्ण लिया, त्रिफला चूर्ण, कोई भी रात को जो चूर्ण लेते हैं, उससे क्या होता है कि रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ती है और वो कॉन्स्टिपेशन ऐसे रहता है। वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। उसी तरह से पेट में कृमि होने के डिजीज था और उनकी भी डेथ हो गई। उनको भी कुछ ना कुछ तो ऐसे मानसिक दुर्बलता हुई होगी। अब वो इतना आध्यात्मिक होके भी, क्रिश्चियनिटी के इतने आध्यात्मिक होके भी कुछ ना कुछ तो अकेलापन रहता है। अकेलापन जब रहता है ना, उसकी वजह से भी पार्किंसन बहुत ज्यादा रहता है। उसी तरह से अभिघात होना, चोट लग जाना, उसके बाद में सुषुम्ना में अगर विशुद्धता हो गई, मतलब जो स्पाइनल नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड है, ब्रेन में अगर कुछ ना कुछ इरिटेशन, इंफ्लेमेटरी चेंजेस आ रहे हैं, शुद्धता हो गई, उसके वजह से भी पार्किंसन हो जाता है। और इसमें हाथ पैर जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा चलते हैं, सिर बहुत ऐसे हिलते रहते हैं, हाथ पैर चलते टाइम भी बहुत ज्यादा कंपन होने लगता है। उसी तरह से वह कभी कभी ऊपर से नीचे आता है कंपन, कभी कभी नीचे से ऊपर जाता है, या कंटिन्यू भी रहता है। और रोगी अपनी मुट्ठी में किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकता। जैसे ये माउस पकड़ना है तो वो माउस को पकड़ नहीं पाएगा, मतलब उसको इतना ज्यादा तकलीफ होता है, इतना ज्यादा तकलीफ होता है कि वो परेशान रहता है। उसी तरह से मैं आप लोग को एक वीडियो भेजूंगा, इसमें अपने ग्रुप में भेजूंगा। एक पार्किंसन के पेशेंट है जो मेरे चल रहे हैं, जो नवंबर का हमारा ग्रुप है ना, उसमें मैं दिखाऊंगा कि वो पकड़ होल्ड नहीं कर पा रहे हैं और पार्किंसन उनको किस तरह से हुआ है। उसी तरह से हाथ और पैर जो बहुत ज्यादा चलायमान रहते हैं और कोई भी चीज को मुंह में नहीं डाल सकता है। उसी तरह से ऐसा चलता है वो, या ऐसा उसकी एक्टिविटी रहती है जैसे वो डांस कर रहा है, नाच रहा है, ऐसा कंडीशन आने लगता है। और मुंह की भी विभत्स चेष्टाएं होने लगती है, मुंह भी टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। उसी तरह से रोगी को धैर्य नहीं रहता, बहुत ज्यादा वो अधीर होता है, असहिष्णुता रहती है। और निद्रा में जब सोएगा तब उसको कंपन नहीं होगा, जब जागा रहेगा वो सोचते रहेगा तभी यह कंपवात रहता है, ऐसा कंडीशन हो जाता है। और कभी कभी स्त्रियों में जब ये पार्किंसन हो जाता है तो उनको मेंसेस का भी प्रॉब्लम होने लगता है। और अगर कृमि की वजह से है तो हमें क्या करना है कि अगर मेंसेस का प्रॉब्लम है तो रज का प्रवर्तन हो, इस तरह से कोई गर्भाशय शोधक दवाइयां देनी पड़ती हैं, जैसे कार्पास मुलासव, देवदारवा रिष्ट, जीरकाद्य रिष्ट, दशमूला रिष्ट, अशोका रिष्ट, ये सब देना पड़ता है। और कृमिजन्य अगर संप्राप्ति है तो कृमि की चिकित्सा करना पड़ता है। इसके साथ में कंपवात की दो दवाइयां बहुत ही फेमस है जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक है श्यामादि कषाय और दूसरा है तांडव वातारी लव। यह मैंने आप लोग को पढ़ाया है लेकिन मैं फिर से इसको और अच्छे से बताता हूँ। तो इसमें श्यामादि क्वाथ के बारे में क्या बताया, भैषज रत्नावली में देखिए, उसमें तांडव वात रोगाधिकार इस अध्याय के अंतर्गत यह बताया है और यह पार्किंसन की बहुत बेस्ट दवाई है। तो ऐसा बताया कि श्यामम अनंतम सुवहाम मधुकम चंदनम द्वयम एलाद्वयम तथा धात्रीम क्वाथोहितम जलम पिबेद अनन्यशति शिप्रम तांडव वाक्यो गदो ध्रुवम। मतलब इसमें श्यामलता लेना है,
मतलब जो निशोत्तर रहता है उसको ही श्यामलता कुछ लोग बोलते हैं, प्रतिनिधि द्रव्य है। श्यामलता वनस्पति तो नहीं मिल रही, तो त्रिवित ले लेना है। उसके बाद में अनंत मूल लेना है, निशोत्तर लेना है, इसमें काली निशोत्तर लेना है। फिर मुलहटी, पहले वाला जो था श्यामलता वो सफेद निशोत्तर होता है, दूसरा वाला जो है वो काली निशोत्तर लेना है। फिर मुलेठी मतलब यष्टि मधु लेना है, लाल चंदन, श्वेत चंदन, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, आंवला, ये सारे दो दो तोला लेना है। और इसको ना काढ़ा बनाना है, एक भाग चूर्ण और 16 भाग पानी, और उसको उबाल के 1/4 करना है, और सुबह शाम यह श्यामादि का क्वाथ देना है। इससे बहुत अच्छा कम पवात में, पार्किंसन में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से यमान्यादि चूर्ण बताया है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है यमान्यादि चूर्ण। और इसी तरह से मानस मित्र गुटिका देने से पार्किंसन में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मात्स्यादि कषाय है, उसका मैंने सब पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, आप लोग यूट्यूब में देखिएगा, आयुष दर्पण के ऐप पे भी है, यूट्यूब में भी है। मात्स्यादि कषाय है, उसका भी पार्किंसन डिजीज में फायदा होता है। फिर उन्माद और अपस्मार में महापैशाचिक घृत करके एक दवाई बताइए, उसका भी प्रयोग अगर करा दिया जाए 2-2 चम्मच सुबह शाम, तो उससे भी फायदा होता है। फिर महामायुर घृत, ये कल मैंने पढ़ाया था, कल परसों पढ़ाया था, उसका भी प्रयोग अगर करेंगे तो पार्किंसन डिजीज या कम पवात में बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर उन्माद और अपस्मार में महाकल्याणक घृत बताया, उसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर अभ्याधि मोदक, इसका भी प्रयोग करने से, अभ्याधि मोदक या अभ्याधि चूर्ण, इससे अनुलोमन होता है, अनुलोमन करने के लिए इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से ब्राह्मी वटी है, फिर ब्राह्मी प्राश है, स्वर्णयुक्त लें या बिना स्वर्ण का लें, बात में बहुत अच्छा फायदा करता है। और या फिर स्मृति सागर रस लें, पंचामृत लौह गुगुल लें, ये सारी जो द्रव्य पार्किंसन डिजीज में मुझे तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है, आप लोग भी इसका प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ऐसा बता रहे हैं कि पंचामृत लौह गुगुल जो है वह मांस की दृष्टि और मस्तिष्क की जो भी दृष्टि है, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जहां पर भी विकृति आ गई है, उसमें मांसपेशियों में भी तकलीफ हो रही है, वैसे सारी कंडीशन में पंचामृत लौह गुगुल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग जो बस्ती देते हैं, यापना बस्ती का बहुत अच्छा फायदा होता है, तो मुस्तादी यापन बस्ती, उसका प्रयोग पार्किंसन डिजीज में बहुत अच्छा होता है। फिर स्थिरादि यापना बस्ती, फिर उसके बाद में बलादी यापना बस्ती, सारा यापना बस्ती का अध्याय आप लोग देख। हम लोग ये करते हैं, समलिंगुअली देते हैं तो पेशेंट जल्दी ठीक होता है। या फिर अगर अनकॉन्शियस है पार्किंसन में, और फिर क्या होता है उसको कुछ कॉन्शियस नहीं आ रहा है, वो मतलब संज्ञा प्रबोधन नहीं हो रहा है, तो हेमगर पुट्टली रस हो गया, महालक्ष्मी विलास हो गया, फिर उसके बाद में हेमगर पुट्टली का बहुत अच्छा फायदा होता है। और फिर महालक्ष्मी विलास हो गया, त्रैलोक्य चिंतामणि रस हो गया, स्वर्ण मकर ध्वज हो गया, बृहद्वाज चिंतामणि रस हो गया, ये जो स्वर्ण कल्प है, योगेंद्र रस हो गया, ये सारे जो कल्प है, अगर ज्वर की पैथोलॉजी है तो जय मंगल रस हो गया, इसको पीस के, या स्वर्ण भूपति रस, इन सबको पीस के और फिर एक चुटकी की मात्रा में, मतलब एक रत्ती जीभ में चटाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्वर्ण सूचकर को प्रदमन नस से दिया, उससे भी मूर्छा जो आई है पार्किंसन डिजीज में, उससे रिकवर करने में में बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसी तरह से एक और दवाई है जिसका नाम है तांडव वातारी लौह। यह जो कंपवात है, कंपन हो रहा है कंटिन्यू, उसको ठीक करने के लिए बताया है कि मल्ल रामट कर्पूरश यशदयो यथोत्तरम चतुर्गुणम तु संगृह्य भाग में कम कुचेलकम विजय रस भाव्यम पार्थस्य स्वरसेन च त्रिगुंजाम वटिकाम कृत्वा युंजा तांडव शांत है। मतलब इसमें संख्या है, सोम एक भाग, हिंग है 4 भाग, कर्पूर है 16 भाग, यशद भस्म है 64 भाग, लौ भस्म है 256 भाग, कुचला है 1 भाग। इसको आप खुद भी बना सकते हैं, या यह तांडव वातारी लौह मार्केट में मिलता है, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, हमारे यहाँ तो हमारे सर बनाते हैं। इसका प्रयोग इसको लेके सारे चूर्ण को, मतलब संख्या ले लिया, हिंग ले लिया, कपूर, यशद भस्म, फिर लौह भस्म, कुचला, इन सबको लेकर भृंगराज के रस में
या फिर अर्जुन के रस में 7-7 भावनाएं दे देनी है। और उसके बाद में 3-3 रत्ती की गोलियां बनानी है। 3-3 रत्ती की गोलियां जो है ना, वो बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे कंपवात, जो कंपन हो रहा है, क्योंकि कुचला जो है वो मज्जावस्त्र स्त्रोतस में काम करता है, भिंगराज भी है वो मज्जावस्त्र स्त्रोतस में नर्व्स पे काम कर रहा है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो डिफॉर्मिटी आई है पार्किंसन की वजह से, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। अब क्या है ना कि डोपामाइन जो रहता है वो हैप्पी हार्मोन रहता है, वो हमारे पूरे बॉडी को फंक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब इसमें पार्किंसन डिजीज में डोपामाइन की ही कमी हो जाती है, और इसीलिए क्या होता है कि कंपवात होने लगता है, और फिर स्मृति अपगम होने लगता है, ब्रेन का फंक्शन अच्छे से नहीं हो पाता है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगते हैं। इसलिए एक्सटर्नली एलोपैथी के डॉक्टर्स डोपामाइन का गोली या ये सब देते हैं। उससे क्या होता है कि वो ठीक तो रहते हैं, लेकिन धातु श्रृंखला है वह इतना अच्छा करें, इतना पावरफुल करें कि जो नया धातु बनेगा, क्योंकि शरीर है तो नया चीज तो बनेगा ही, जब तक शरीर है तो जो चीज नया बनेगा वो पूरा कायाकल्प कर दे, पूरा चेंज कर दे, तो नया मज्जा धातु बने। तो इसीलिए बहुत सारे वैद्य लोग क्या करते हैं कि जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत है, उसको ब्राह्मी घृत के साथ चंदन वाला लाक्षादी तेल, ऐसे जो लाक्षा भी रहे बला भी रहे, और तिल तेल में सिद्ध किया हो रहे, या फिर ब्राह्मी घृत हो गया, महापैशाची घृत हो गया, धात्री घृत हो गया, ऐसे बहुत सारे घृत हैं जो बृहण कार्य करते हैं। उसका नस से देना चाहिए, और ऐसा नस से देना चाहिए कि नाशा ही शीर्षोदरम, नाक से जाए और सिर में जाए। ऐसा जब देते हैं ना, तो उससे क्या फायदा होता है कि जो वायु बढ़ा हुआ है और जो मज्जा का कार्य को बाधा पहुंचा रहा है, या मज्जा क्षय हुआ है, या अवृत तत्व है, उसको सारा बृहण नस से ठीक रहता है। इसलिए पार्किंसन के जब भी पेशेंट आपके पास आते हैं, या आसपास आपके पास पेशेंट है, आप ना मतलब ऐसे तो फायदा होता ही है। 45 डेज तक शीरबला तेल का 15 ml सुबह, 15 ml शाम को, ऐसे आप नस से करिए, और आपको ना ड्रामेटिक चेंजेस लगेगा, जो एलोपैथिक साइंस के पेशेंट नहीं कर पाते हैं, एलोपैथिक साइंस के डॉक्टर्स नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, वह आप लोग 45 डेज में रिजल्ट दिखा सकते हैं, बस ये दवाई पे। और क्या है कि आप लोग आयुर्वेद पे विश्वास करिए, श्रद्धा रखिए कि हम लोग कर सकते हैं। इसलिए मैं सिंपल सिंपल प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ। पार्किंसन के पेशेंट जब आते हैं, तो एक तांडव वातारी लौ है, श्यामादि कषाय है, वह दे दीजिए, और पंचामृत लौह गुगुल दे दीजिए, ब्राह्मी वटी दीजिए, इस इन सब में कोई चूज करिए। ब्राह्मी वटी दे दीजिए, स्वर्ण ब्राह्मी वटी देने से और अच्छा फायदा होगा। स्मृति सागर रस दीजिए, और उसके बाद में उन्माद गज केसरी, अगर उन्माद की सिम्टम आ रहे तो उन्माद गज केसरी रस भी बहुत अच्छा काम करता है। यष्टि मधु का घृत अच्छा काम करता है। फिर सारस्वतारिष्ट बहुत बढ़िया काम करता है पार्किंसन में। और अगर कंपन बहुत ज्यादा है तो बस्ती दे दीजिए, या इससे भी कंपवात ठीक होता है। या फिर खीर सेवई हो गया। फिर उसके बाद में मतलब जो बृहन का दूध और चावल का, दूध और चावल ज्यादा खिलाएं, घृत का सेवन ज्यादा कराएं। मतलब हमारे सर बताते हैं कि 50 to 100 ml नॉर्मल जो घी होता है, शुद्ध घी गाय का, वह अगर देते हैं कंटिन्यू 1 साल अगर देते हैं, तो पार्किंसन का संप्राप्ति पूरी तरह से भंग होता है, और मज्जा धातु को बल मिलता है, स्नेहन में होता है, क्योंकि स्नेह कार्य किसका है, तो मज्जा का है। तो हम जितना स्नेह शरीर को देंगे, उतना वो पार्किंसन से ठीक होने में आसानी हो जाती है। उसी तरह से दिन में सोना बंद कर देना है, और ऐसे कार्य करना है जिसमें कष्ट ना हो, पेशेंट को रिलैक्स रहे, पेशेंट को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। ये अगर हम लोग विहार करते हैं तो पेशेंट बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें क्या चीज़ अपथ्य है, तो कृष करने वाली चीज़ें नहीं देनी चाहिए। मतलब जो भी ऐसे कोई उपवास न करें, जो शरीर को कृष करे, रात्रि जागरण करे, वह नहीं देना है। उसी तरह से विहार में भी बहुत ज़्यादा उनको चलना फिरना, वॉकिंग करना, ये सब जो कृष करता है वह चीज़ नहीं देना है, क्योंकि ये क्षयात्मक ज़्यादा रहता है। अगर 95% जो पेशेंट आते हैं कंपवात या पार्किंसन के, उसमें क्षयात्मक संप्राप्ति रहती है। कभी कभी ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं
और पेशेंट जो रहता है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहता है, उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा ये रहता है, अविश्वास होने लगता है। तो यहाँ पर शुक्र का भी क्षय, ओज का भी क्षय देखा जाता है। तो ओजोवर्धक दवाइयां जैसे वंग भस्म दे दिया, शतावरी दे दिया, अश्वगंधा दे दिया, मतलब ये मुसली दे दिया, शिलाजित के कल्प जो है वह सब जब दे दिया ना, तो पार्किंसन में बहुत अच्छा फायदा होता है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करते हैं, पूरा शरीर को कायाकल्प करते हैं। ऐसे धातु श्रृंखला बनाया जाता है कि नए नए सेल जो बनेंगे, अपने मज्जा धातु अच्छा बनेगा, अच्छा रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस में दस्ती मज्जा शुक्र, ये इतना अच्छा बनेगा कि जहां पर भी डैमेज हुआ है, धातु क्षीणता हुई है, उसको पूरी तरह से हम लोग नया बना देते हैं। कोष्ठ शुद्धि भी मृदु विरेचन करते रहना है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग विरेचन नहीं देना है, स्ट्रॉन्ग विरेचन से वायु का प्रकोप हो सकता है, इसलिए मृदु विरेचन कराते रहना है, अग्नि को बढ़ाते रहना है, और बृहण चिकित्सा करना है। मज्जा धातु पे काम करने वाले सारे स्वर्ण कल्प देने हैं, जो मैंने बताया, बृहत्वार चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, योगेंद्र रस, स्वर्ण भूपति रस, फिर हेमगर पुट्टली रस, कस्तूरी भैरव रस, फिर ये सारे जो द्रव्य है ना, जो मज्जा धातु को अच्छा करते हैं। और फिर घृत कल्पना में मैंने बताया कि महाकल्याण घृत हो गया, फिर उसके बाद महापैशाची घृत हो गया, महापंचगव्य घृत हो गया, ये सब करता है। फिर बृहत्वा चिंतामणि रस अच्छा काम करता है। फिर महारसोन पिंड च्यवन प्रश के साथ खिला दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर उसके बाद में जटामांसी, लोद्र, इसको ब्रह्म रसायन के साथ खिला दिया जाए तो पार्किंसन डिजीज में बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर जीवनीय संजीवनी वट्टी जो है, वह जीवनीय गण जो बताएं, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, शीर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, यष्टि, मधु और यष्टि मधु, जीवंती, इसका प्रयोग अगर करते हैं जीवनीय गण, क्योंकि जीवनीय गण जीवन देता है और ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है। तो जीवनीय गण अगर दे दिया जाए जटामांसी और लोद्र के साथ, तो उसका फायदा पार्किंसन डिजीज में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कभी कभी कंपवात के बाद शिथिलता आ जाती है, तो उसमें हमें क्या करना है कि सुबह हमें बृहण चिकित्सा करना है, शाम को वात शमन चिकित्सा करना है, और व्यानोदान मतलब खाना खाने के बाद पाचन चिकित्सा करना है, और रात्रि में अनुलोमन करना है। ये मेन कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से बताता हूँ। सुबह बृहण करना है, मतलब सुबह का खाना जो होगा वो बृहण करने वाला हो, मतलब दूध और रोटी खाएं या खीर खाएं, सेवई खाएं, मधुर रसात्मक रहे, इस तरह से सुबह बृहण करने वाले द्रव्य देने। यह एक चिकित्सा सिद्धांत है, हमारे गुरुजी ने बताया है। शाम को वायु का शमन करने वाला, या तो आप बस्ती दे दीजिए, निरू बस्ती दे दीजिए, नस्य दे दीजिए, शाम के टाइम पे वायु का शमन, या फिर कोई काढ़ा दीजिए जो वायु का शमन करता है। इसमें देवदारवा रिष्ट है, रासना एरंड मुलादी काढ़ा का बस्ती दे दीजिए, पीने के लिए दे दीजिए, रासना सप्तक क्वाथ है, रासना क्वाथ है, दशमूल का काढ़ा है, ये सब वायु का शमन शाम को करना है। और खाने के बाद, खाने के टाइम पे, खाने के बाद पाचन द्रव्य, मतलब जैसे लवण भास्कर चूर्ण दे दिया, झंडू पंचारिष्ट दे दिया, द्राक्षासव दे दिया, द्राक्षा रिष्ट दे दिया, आरोग्यवर्धनी वटी दिया, यह दीपन और पाचन कार्य करना है। व्यानोदान, सुबह का खाने के बाद जो टाइम रहता है उसमें व्यान का काम रहता है, और शाम का जो रहता है लंच के बाद वह उदान का रहता है। तो व्यान और उदान में आफ्टर मील जो दे रहे हैं, सुबह और दोपहर के खाने के बाद, वो जो टाइम पे खाना दे रहे हैं, उसके बाद जो रहता है वो पाचन द्रव्य देना है। और रात्रि में सोने के टाइम अनुलोमन द्रव्य देना है। तो रोज त्रिवित हम अगर दे दें, 1 चम्मच डेली अगर दे दें, अनुलोमन होते रहेगा, प्राण वायु की गति अच्छी रहेगी, कोष्ठ शुद्ध होते रहेगा। और त्रिवित हम लॉन्ग टर्म में भी यूज किया तो साइड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा आदत पड़ जाए या फिर उससे रुक्षता बढ़े, ऐसा त्रिवित सुप्ति है, नमनेस आ गए, तो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य जो है, जैसे बच्चा तेल का नस्य देना है, कर विराधी तेल का नस्य देना है, इससे जो सुषुप्ति है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर और भी एसोसिएटेड कोई और प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रेन का कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है, तो उसमें रॉप पे भस्म जो है, चांदी का भस्म देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और कभी कभी अपस्मार के झटके भी आते हैं पार्किंसन के साथ में, तो अपस्मार की जो चिकित्सा बताइए वह देना चाहिए। कभी कभी ताप्यादि लौह जो है पार्किंसन डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ताप्यादि लौ का जो फलश्रुति देखेंगे उसमें बताया है कि उन्माद और अपस्मार में काम करता है। और ताप्यादि लौ रस प्रसादक है, रक्त प्रसादक है, वो ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करता है, इसलिए ताप्यादि लौ
ताप्यदी लौह में स्वर्ण माक्षिक रहता है, मिश्री रहता है, लौह भस्म रहता है, उसके साथ या महाकल्याणक घृत, उसका अगर बस्ती दे दिया जाए तो पार्किंसन डिजीज में मैंने महाकल्याणक घृत का बस्ती से तो बहुत अच्छा फायदा देखा है। उसी तरह से बादाम खाने के लिए देना चाहिए, रजन्यादि चूर्ण, महाकल्याणक घृत, ये सब का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और पेशेंट को ना ब्रह्मचर्य पालन करने का हमें एडवाइस करना चाहिए, क्योंकि जितना उसका शुक्र रहेगा उतना ये पार्किंसन से ठीक होने के, इसलिए तो कपी कच्चू का दिया जाता है। कपी कच्चू का जो कौंचा पाक रहता है, उसी का तो कौंचा पाक ही तो है, झंडोपा कंपनी ने बनाया। उससे क्या होता है कि शुक्र धातु जितना बनेगा वह रीजनरेट करता है एक एक नर्व्स को, एक एक सेल को, इसलिए इसका ध्यान रख के हमें चिकित्सा करना चाहिए। और भी आप लोग का कोई क्वेरीज है पार्किंसन पे तो आप लोग पूछिए, क्योंकि जितना डिस्कस होता है उतना और बातें याद आती है। मैं अकेले बोल रहा हूँ कंटिन्यू, वो उतना बात याद नहीं आती, जब डिस्कशन करते हैं तब ज्यादा याद आता है। डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। क्या कंपवात स्थायी रूप से आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है? 100% सर। श्यामादि कषाय और तांडव आतारी लौह, इसका प्रयोग, और बस्ती नस्य, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं कि नेटवर्क प्रॉब्लम, आपकी आवाज़ बीच बीच में नहीं आ रही है। अब वो सच में प्रॉब्लम तो है। डॉक्टर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ा ये हो रहा है। डॉक्टर उर्मिल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर जगतर सिंह जी बोल रहे हैं कि वॉइस इंटरप्ट, आपको गुरु नानक जी की जयंती का बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सिद्धेश पांड्या जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुनीता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर इतिश्री साहू जी बोल रहे हैं कि टॉसिस का ट्रीटमेंट मैं बताऊंगा, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो विषय चल रहा है उस पर बात करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि वेरिकोज सील में शुक्रवार स्त्रोतस। कम पवातारी रस भी अच्छा काम करता है, तांडव आतारी लौ भी अच्छा करता है, श्यामादि कषाय भी करता है। तो यह कंपनियां ज्यादा नहीं बनाती है, खुद ही सारी वनस्पति लाके बनाया जाता है, या फिर मतलब जो वैद्य लोग बनाते हैं उनके पास ही सब अवेलेबल हो जाती है। मेरे पास तो है अवेलेबल, मेरे सर बनाते हैं तो मैं वहां से लाता हूँ। डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपमाला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजधवन जी बोल रहे हैं वीडियो टू मच इंटरप्टिंग। माधुरी यादव जी बोल रही हैं कि वीडियो पॉज हो रहा है जी। डॉक्टर मीनल गुप्ता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं डायबिटीज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के बाद पार्किंसन का हो तो कैसे चिकित्सा करें? डायबिटीज, उसमें डायबिटीज का चिकित्सा करिए, और ये हेतु नहीं होगा पार्किंसन का, और कुछ हेतु होगा, जो जैसे काम अशोक भयाद वही शोक की वजह से डायबिटीज भी हो सकता है, और इसके वजह से पार्किंसन भी हो सकता है। तो निदानार्थकारी रोग में आप देखिए या क्या निदान है, क्या हेतु का सेवन हुआ है, उसकी चिकित्सा करें, क्योंकि संक्षेपत क्रिया है वो निदान परिवर्जनम, वैसा जब करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और डायबिटीज है तो ब्राह्मी वटी दीजिए, फिर मानस मित्र गुटिका दीजिए, मीठी चीजें नहीं देना है, मीठा दवाई कोई नहीं देना है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर परेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं कि मेरे जितने भी कंपवात के रोगी मिले सभी में सिर में चोट का इतिहास रहा है। देखिए ये जो बताया वो ग्रंथ में तो है ही। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं अग्नि का मोह 50 to 100 ml घी पाचने के लिए कौन सी मेडिसिन दे? स्नेह पचाने के लिए तो 6-8 लग जाएंगे। हाँ, तो इसमें पहले दीपन पाचन करना है तब स्नेह देना है। तो इसमें लशुनादि वटी है, बहुत बढ़िया काम करता है। शंख वटी है, आरोग्य वर्धिनी वटी है, दीपनीय गण की दवाइयां हैं, आसवरिश दे सकते हैं। मतलब पहले दीपन पाचन होके तभी इतना घृत देना है। मैंने जो बताया ना, मैं दीपन पाचन के बाद घृत पीने के लिए बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा अगर पियेंगे तभी फायदा होगा। डॉक्टर दर्शन कुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर त्यागी जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज देसाई जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्याम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता शिंदे जी बोल रहे हैं कि कंपवात में पित्त और साम कफ का अनुबंध हो सकता है क्या?
ऐसा होता है, पित्त का भी अनुबंध रहता है तो उसमें दाह वगैरह रहेगा, दाह पाक वगैरह रहेगा, और साम कफ का अनुबंध होगा तो सर्दी प्रतिशय वगैरह होता है। लेकिन यह शुद्ध रूप से वायु की ही बीमारी है। तो वायु पे चिकित्सा करने से अनुबंध तो कुछ भी है, अनुबंध तो ठीक हो जाएगा, परतंत्र सारे लक्षण होते हैं। पहले वायु की चिकित्सा करना है, इसलिए बस्ती बताया मैंने, नस से बताया। एक अभ्यंग रह गया है, अभ्यंग करें तो महानारायण तेल से अभ्यंग करते हैं, शीर वाला स्थापन ग्रहण के द्रव्य हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रमन गर्ग जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, एवरेज कितने टाइम में मरीज ठीक हो सकता है? इसके लिए महीने, कम से कम 9 महीने, मैक्सिमम 3.5 साल लगता है। 9 महीने क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चा माता के गर्भ में रहता, गर्भाशय में रहता है, तो गर्भ को बनने में 9 महीना लगता है। अब इतना बड़ा बीमारी है तो उस, और पूरा हमें रस धातु से शुक्र धातु तक एकदम रीजनरेट करना है, पूरा नया बनाना है, तो इसमें 9 महीने लगता है। अगर पेशेंट 1 महीना में आप देखे कर सकते हैं तो आप साईं बाबा हैं, साईं बाबा ही ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, सामान्य हम वैद्य लोग नहीं कर सकते हैं। हमें ना उतना टाइम बोल देना चाहिए कि 9 महीने से 3.5 साल लग सकता है। और जो डेटोरिएशन हो रहा है लक्षणों का, वह तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और पूरा ठीक होने में टाइम लगेगा। पूरी तरह से हम पेशेंट को मृत्यु से दूर कर देंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन उनको इतना कर सकते हैं कि यापन देते रहें, हम जैसे यापन बस्ती देके बैलेंस करते रहें, ताकि वो डेटोरिएशन को कंट्रोल किया जा सके। डॉक्टर अजय प्रताप शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मोहित गुप्ता जी बोल रहे हैं डायबिटीज में सेवई या खीर दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। मैंने डायबिटिक पेशेंट के लिए नहीं बताया, जो जिनको डायबिटीज नहीं है उनके लिए मैंने बताया। डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अर्चना जायसवाल जी बोल रही हैं कि प्रणाम सर, ओवरवेट पेशेंट में संतर्पण चिकित्सा के बारे में क्या विचार करें पार्किंसन डिजीज में? ओवरवेट पेशेंट को तो ये होता ही नहीं है पार्किंसन डिजीज, ज्यादातर वो अपतर्पण जन्य ही रहता है, धातुओं का क्षय हुआ रहता है। अब ओवरवेट वाले पेशेंट आपने कभी देखे हैं तो आप बताइए, उसमें पहले मेद की चिकित्सा करें, लेखन कार्य करें, और उसके बाद में संतर्पण करें। लेकिन ऐसा आप कभी भी देखिएगा, पार्किंसन डिजीज वाले पेशेंट अपतर्पण जन्य ही रहते हैं, मस्तिष्क में अपतर्पण हुआ है, सेरेब्रल एट्रोफी हुआ है। तो इसलिए कंफ्यूज मत करिए, ओवरवेट पेशेंट को नहीं होता है पार्किंसन। ओवरवेट पेशेंट को दूसरी बीमारियां होती हैं, जैसे अल्जाइमर्स होगा, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा, या फिर अलग अलग डीमाइलिनेटिंग डिजीज होगा, कुछ होगा, लेकिन पार्किंसन नहीं होगा। कम पवाद ज्यादातर पतले लोगों को ही होता है। उसका देखिए आप। डॉक्टर सोनाली जी बोल रहे हैं कि निर्गुंडी का कोई रोल हो सकता है? हाँ, जरूर होता है। हम लोग निर्गुंडी के काढ़े का बस्ती देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर देवांशु अग्रहरी जी बोल रहे हैं अष्टांग हृदय में बाल रोगाधिकार उक्त रजन्यादि चूर्ण पर कभी लेक्चर लीजिए, इसी चूर्ण का क्या कंपावत में यूज करना चाहिए? जी मैंने यही बोला, रजन्यादि चूर्ण, इस पर मैं लेक्चर रखने वाला हूँ। यह भी रजन्यादि चूर्ण जो है, इसका पार्किंसन डिजीज पे बहुत अच्छा फायदा होता है, और ये बाल रोगाधिकार में बताया, आपने सही बताया, मैं इस पे एक लेक्चर रखूंगा। आप लोग मुझे ऐसे बताते रहिए किस पे लेक्चर चाहिए। पार्किंसन का बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था, इसलिए मैंने पार्किंसन डिजीज पे आज लेक्चर रखा है। और इसके लिए मुझे बहुत तैयारी करना पड़ता है, मेरे भी पेशेंट का मुझे पूरा डेटा निकालना पड़ता है कि मैंने दिया था, क्या क्या दवाई से फ़ायदा हुआ था। देखिए मैं अपना ना नंबर दे रहा हूँ, आप लोग को कोई भी ऐसे क्वेरी आती है दिमाग में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं प्रश्न, और मैं आप लोग को ना फ्री इंटरेक्टिव सेशन जो होगा अभी 8 बजे, उसका मैं पासवर्ड आईडी दे देता हूँ। सारे लोग ना उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और उसके लिए सभी लोग को फ्री में हम आमंत्रित करते हैं। लोग आइए, हम लोग संभाषण करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक व्याधि, और आप लोग के जो भी डाउट है, संशय है, वहाँ हम 1 to 1 बात करेंगे। देखिए मैंने आप लोगों को फ्री इंटरेक्टिव सेशन का आईडी और पासवर्ड दे दिया है, और अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया है। तो अभी का मैं ख़त्म करता हूँ, और फिर हम लोग 8 बजे के सेशन में मिलेंगे। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।